यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हेडिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? तो देखें, दोज रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड आर नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि यहां पर देखें, ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है और इस केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस किया। बैलेंस कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको ये रिएक्शन की जो हमारे पास में इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं है? तो बैलेंस इक्वेशन की हम जांच करने के लिए क्या देखेंगे कि एरो से पहले जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, और एरो के बाद क्या होते हैं? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वही सेम एलिमेंट प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होंगे। देखें, रिएक्टेंट में कौन एलिमेंट प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन है। रिएक्टेंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमको गिवन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट रिएक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं वही सेम एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो एलिमेंट सेम होते हैं, बस कंपाउंड अलग होते हैं। यहाँ नाइट्रोजन एटम किस फॉर्म में था? नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में था। हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में था। मगर यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम ना तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में ना हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये दो सब्सटेंस जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सेपरेट थे तो न्यू अलग सब्सटेंस थे। N2 नाइट्रोजन था, H2 हाइड्रोजन था। मगर जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कर ली तो रिएक्शन से न्यू सब्सटेंस बन गया जिसको हमने कहा अमोनिया। तो जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो हम कहते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को जब हम रिएक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उस रिएक्शन को जब सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं तो हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और अब केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस चेक करना है तो ईच एलिमेंट के एटम बोथ साइड इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले यहाँ पर हमारे पास बोथ साइड एटम इक्वल नहीं थे। हमने जब लिखा था तो हमारे पास क्या था? इस फॉर्म में थी इक्वेशन, ये थी। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम है और यहाँ नाइट्रोजन का 1 एटम है। तो बोथ साइड इक्वल नहीं है। यहाँ 2 एटम है या 1 एटम है तो हमने 2 का बैलेंस करने के लिए सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाइट्रोजन के 2 एटम हो गए हमारे पास। नाइट्रोजन के बैलेंस हो गए दोनों साइड 2 एटम। अब देखें, नाइट्रोजन के बैलेंस के बाद हाइड्रोजन का नंबर आता है। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम? H2 में 2 एटम। और यहाँ हाइड्रोजन के NH3 में 3 और 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो 1 NH3 मॉलिक्यूल में 3 एटम और 2 मॉलिक्यूल में 6 एटम। तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 6 एटम है और रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है। बोथ साइड इक्वल नहीं है। तो बोथ साइड इक्वल करने के लिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बोथ साइड हमारे हाइड्रोजन एटम क्या हो गए? सेम हो गए। तो बोथ साइड हमारे दोनों एटम सेम, नाइट्रोजन के भी एटम सेम हो गए और हाइड्रोजन के भी एटम हमारे पास बोथ साइड सेम है। तो इसलिए अब हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या ध्यान रखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी? वो इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन। बोथ साइड प्रेजेंट है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने एटम? 2 और प्रोडक्ट साइड भी नाइट्रोजन के एटम कितने? 2। हाइड्रोजन सेकंड एलिमेंट है। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम? 3 2 जा 6 एटम। प्रोडक्ट साइड 3 2 जा 6 एटम। तो 2 एलिमेंट हैं और दोनों एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम बोथ साइड सेम है। इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में 2 एलिमेंट हैं और दोनों एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम बोथ साइड सेम है, तो बैलेंस है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन से लॉ को फॉलो करती है? तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो 9th क्लास में हमने स्टडी की है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है।
कोई भी केमिकल इक्वेशन है, फर्स्ट उसको बैलेंस कर लो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का मास निकालो और प्रोडक्ट का मास निकालो। रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। तो हमारी वो इक्वेशन क्या होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही हो। क्योंकि बैलेंस इक्वेशन की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई नहीं हुई, कि बोथ साइड नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, ईच एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। जब ईच एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ एटम होंगे तो ईच एलिमेंट का दोनों तरफ टोटल मास भी सेम होगा। चेक कर लें, एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास 14, दो नाइट्रोजन एटम के लिए 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 2 जा 28। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 और 6 हाइड्रोजन एटम के लिए 6 × 1 6। तो 28 + 6 टोटल मास कितना हो गया, 34। सेम यहां नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास 14, नेक्स्ट एलिमेंट पर जाने से पहले प्लस, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 और 3 हाइड्रोजन एटम का मास 3। 14 और 3 17, तो 1 NH3 मॉलिक्यूल का मास आ गया, मोलर मास 17। और कितने NH3 मॉलिक्यूल है, 2। 1 NH3 मॉलिक्यूल का मोलर मास 17, तो 2 मॉलिक्यूल का 17 2 जा 34। तो रिएक्टेंट का टोटल मास 34, प्रोडक्ट का टोटल मास 34। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कभी भी आप चेक करोगे तो रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। और इसी लॉ को क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन से लॉ पर बेस्ड होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होती है।